Good morning students, this is Rushali Singh, your economics teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. In today's class students, we will discuss about production possibility curve. Now what is production possibility curve? Production possibility curve shows different combinations of goods and services that can be produced with the help of available resources and with the help of अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर स्कैर, लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को हमें बहुत ही जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, इनका फुल ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, इनको फुल कैपेसिटी में यूज़ करना चाहिए ताकि हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पा सकें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यही एम है। एक ऐसा कर्व ये शो करता है जिस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी हेल्प से हम कितने यूनिट्स किसी भी गुड्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें इन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज ना तो अंडर यूटिलाइज रहने चाहिए, ना ही जो है मतलब उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं रहने चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड हैं। अगर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हमें उन्हें फुल कैपेसिटी में यूज़ करना चाहिए ताकि हम उनसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पा सकें। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए हम एक शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल आप सबको पता होगा, एक टेबल होता है जो दिखाएगा कि कौन सी यूनिट्स हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट इज व्हीट, सेकेंड वन इज क्लॉथ, पहले हम शेड्यूल बनाएंगे और उसी शेड्यूल के according to that schedule we will put up that production possibility curve. Okay, there are 5 possibilities: A, B, C, D and E. In possibility A, we are producing 100 units of wheat only and 0 units of cloth. Okay. In our possibilities B, we are producing 90 units of wheat and 1 unit of cloth. In possibility C, we are producing 70 units of wheat and 2 units of cloth. Okay. In next possibility, we are producing 40 units of wheat and 3 units of cloth. In possibility E, we are producing 0 units of wheat and 4 unit of cloth. पहले हम ये शेड्यूल समझते हैं। पहले हम पॉसिबिलिटी ए में क्या कर रहे हैं, 0 क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीट को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि हमें क्लॉथ की भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वीट में जो हमने रिसोर्सेज डाले हैं, जो रिसोर्सेज को एलोकेट किए हैं, उसके रिसोर्सेज थोड़े कम करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 100 से 90 आ गया रिसोर्स, यूनिट क्या हो गई हमारी, 100 से 90 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्सेज कम कर दिए वीट में, और वो जो रिसोर्सेज हमने वीट से ले लिए वो हमने क्लॉथ में दे दिए, जिससे हम 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमें लगा हमें
क्लॉथ की हो सकता है डिमांड बढ़ गई हो, तो हमें क्लॉथ की और ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 70 यूनिट्स हमने कर दी, हमने 2 यूनिट और कम कर दिए अपने वीट के, और हमने क्लॉथ 1 यूनिट बढ़ा दिया। ओके, फिर हम आ गए 40 पे आ गए, 70 से हम 40 पे आ गए, हमने और कम कर दिया, ठीक है। और इधर हम क्या होगा, हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया अपने क्लॉथ का। फिर इधर ई पे हम क्या कर रहे हैं, हमने वीट का प्रोडक्शन बंद कर दिया, और हम अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किस लिए कर रहे हैं, क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डायग्राम पे बनाएंगे, इसे हम ग्राफ पे रखेंगे। सिंपल स्ट्रेट लाइंस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब हम लेबलिंग करेंगे, ये 0 है हमारा, ये 1 2 3 4 5, ओके। नाउ 10 20 30 40 50 60, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या है, 100 तक है हमारा शेड्यूल। सेवेंटी 80 90 and 100, okay. In our first of all we will put up possibility 1 A पे क्या है, हमारा वीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इधर हम क्या लेंगे, वीट लेंगे, और इधर हम लेंगे क्लॉथ, ओके। तो फर्स्ट पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों को ही हम ए पॉसिबिलिटी पे दोनों को ही देखेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे हमारा वीट है 100, तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा पॉइंट बनाते हैं, और हमारा क्लॉथ है 0, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ए यहाँ होगा, ए यहाँ 100 पे, क्योंकि क्लॉथ तो 0 प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा वीट 100 प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हम पॉसिबिलिटी बी देखते हैं। पॉसिबिलिटी बी पे हमारे वीट क्या हो रहा है, 90 प्रोड्यूस हो रहा है, और क्लॉथ क्या हो रहा है, 1 प्रोड्यूस हो रहा है, 90 और ये हमारा 1, ठीक है। तो हम अब डॉट से हेल्प से यहाँ तक पहुँचते हैं, हमारा पॉइंट बी यहाँ बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीट हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, 90 कर रहे थे, और क्लॉथ हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, और हमने इसे दे दिया है पॉइंट बी नाम, हमारी बी पॉसिबिलिटी। नाउ सी पे हम वीट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 70 ये आ गया, और हम क्लॉथ कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2। तो ये हम पहुंच गए अपने पॉइंट सी पे, अपने पॉसिबिलिटी सी पे। नाउ डी पे हम 40 प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट को, 40 हमारा ये रहा, और 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं हम क्लॉथ को, ये हो गया हमारा डी पॉसिबिलिटी। नाउ एट ई वी आर प्रोड्यूसिंग वीट 0 एंड क्लॉथ 4। तो वीट तो यहाँ पे 0 हो गया, और क्लॉथ कितना है हमारा, 4 है। ये हो गया, हम बड़ा सा यहाँ पे सर्कल करते हैं, और ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी ई, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड आवर पॉइंट ई। थोड़ा सा बोर्ड पे बनने की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसको बेसिकली बनना ऐसे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाई है। तो हमारा जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रहेगा वो डिफरेंट पॉइंट्स शो करता है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ओके।
ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा क्या शो करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी शो करता है जिसमें कि दो गुड्स हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड नोन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आई होप आपको ये टॉपिक इतना समझ में आया होगा। नाउ अब हम इसमें अदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ये हमारा कर्व है, किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा। ओके, इस कर्व में हम देखेंगे ये है पॉइंट सी। ये क्या है, ये है पॉइंट सी। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कि जहाँ हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रह गए हैं या उनका यूज़ नहीं हो पाया है या वो उनका वेस्टेज हुआ है, उन्हें वेस्टफुल मैनर में यूज़ किया गया है। तो कोई भी पॉइंट जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे रहेगा, उसके अंडर रहेगा या उसके लेफ़्ट साइड रहेगा, वो क्या है, वो हो गया हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज। हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं। वहीं अगर हमारा रिसोर्स पॉइंट कोई लाई करता है किधर, हमारे कर्व के बाहर कहीं, तो ये पॉइंट शो करता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनअटेनेबल हैं। मतलब ना हम हो सकता है हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हो, या हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे ना बढ़ी हो कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। तो ये पॉइंट क्या शो करता है, कोई भी पॉइंट जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के है, ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा एक ऐसा गुड्स का कॉम्बिनेशन जो अभी अटेनेबल नहीं है। हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको उस तरह उस लेवल पे पहुँच सकें, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस लेवल पे पहुँच सकें। कोई भी पॉइंट जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे होगा, जैसे कि यहाँ पॉइंट हमारा पॉइंट बी है, ये क्या शो करेगा कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए हैं। हमने अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया है, उनका ऑप्टिमम यूज़ ले लिया है, उनकी जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से हमने रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट है ई है, ये भी क्या शो करेगा कि हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए हैं। कोई भी पॉइंट जो हमारा बनेगा किस पे, कर्व पे बनेगा, वो शो करेगा क्या कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो गए हैं। लेकिन कोई पॉइंट अगर कर्व के अंदर है तो हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, और बाहर है तो मतलब ये जो हमारा रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन है ये अटेनेबल नहीं है। हमारे पास अभी इतनी ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस पॉइंट तक पहुंच सकें। अब हम इस पे दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फिर से हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं अपना पीपीसी। अब हम देखते हैं कि हम अगर ये कर्व हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा। एक ये हम बना हुआ है, एक हमारा और ऐसे ही सिमिलर कर्व बन जाएगा। ये हमारा हो गया सी और डी। इसका सिंपली मतलब है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। हमने क्या किया है, हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को और बेहतर तरीके से विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी वी हैव मेड आवर गुड्स।
हमने क्या किया है, हम आगे बढ़ गए, हमारी क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनको हमने और अच्छे से यूज़ कर लिया है, टेक्नोलॉजी हमारी इन्हांस हो गई है। इसकी वजह से हमारा जो कर्व था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ये एक अच्छी सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ जनरेट हुई, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी और हमने डिस्कवर की, इन्वेंट की, जिससे क्या हुआ, हमारा जो ये कर्व था वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये क्या बेनिफिशियल एक सिचुएशन को दिखाता है, ये दिखाता है कि हमने और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करके हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को क्या और अच्छे से जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी हमारी उसको हमने बढ़ा दिया है। हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओके, हमारा जो ये पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जिसकी वजह से गुड्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ गया है। हमने गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, इसलिए ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। सिमिलर कंडीशन आ सकती है जब हमारा ए बी हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व है। मान लीजिए हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम पड़ गए और हमारा कर्व लेफ्टवर्ड या इनर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब है कहाँ शिफ्ट हो गया, इसको हम नाम देते हैं ई एफ से, ए बी से ई एफ शिफ्ट हो गया। ओके, तो हम जानेंगे, हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्शन गुड्स का कम कर दिया है, हमारे रिसोर्सेज डिक्लाइन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी जो थी हमारे पास हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और रिसोर्सेज जो थे हमारे पास वो उनमें कमी आ रही होगी, जिसकी वजह से क्या हमारा गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किया है वो कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन गुड्स का कम हो रहा है। तो ये सिचुएशन शो करती है कि अगर ग्रोथ होता है हमारे रिसोर्सेज में या हमारी टेक्नोलॉजी में, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा गुड्स का, जो हमें CD दिखाता है कर्व, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ क्या होगा, रिसोर्सेज और ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे या रिसोर्सेज और कम हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज EF। Now students, the next concept is of rotation of PPC curve. Okay, now here is good X, here is good Y. Okay, पहले हम सिचुएशन फर्स्ट देखते हैं, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें Y में इम्प्रूवमेंट हो गया है। ठीक है, Y को प्रोड्यूस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो गया, किसमें, हमारे Y में। ठीक, तो पहले हमारा कर्व ऐसे था, जब इम्प्रूवमेंट नॉर्मल हमारा चल रहा था तब A B, फिर क्या हो गया, फिर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो गया गुड Y में। तो अब हम Y को सिर्फ यहाँ तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब हम Y का क्या, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ गुड X का तो हुआ नहीं है, ओनली गुड Y का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये कर्व हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, ये B से B1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गई टेक्नोलॉजी का, तो ये हमारा रोटेशन हो गया है, हमारा B से B1 पे चला गया है प्रोडक्शन किसका, गुड Y का। हमने क्या किया कि Y में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से उधर Y साइड का जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया।
उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। नाउ इसी तरह अगर गुड एक्स में इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, वो हम सिचुएशन देखते हैं। गुड एक्स में हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये हमारा बन गया ए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हम कैसे दिखाते हैं, आउटवर्ड अपने उस पर दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा A1। पहले हमारी क्या सिचुएशन थी, A to B थी, अब हमारी क्या हो गई है, A1 to B हो गई है। क्यों, क्योंकि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और क्यों, क्योंकि हमारे एक्स में को जो प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उस टेक्नोलॉजी में हमारे इम्प्रूवमेंट हो गया है। सिंपली अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा या रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गुड्स का प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। हमारे पास ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ तो उतनी ही रहेंगी, बट हमारे प्रोग्रेस हो जाएगी, हमारी ग्रोथ हो जाएगी। हम और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे हम वीट पहले 100 प्रोड्यूस करते थे, तो गुड्स एंड हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है हम वीट 120 प्रोड्यूस करने लगें, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। Now students, let us discuss what is opportunity cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपली मतलब है कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया किसी चीज़ को पाने के लिए। What you have foregone to gain something. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको लगता है ऑप्शन जो हमारा 2 है, इसे आप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने 1 और 3 को छोड़ दिया। तो 1 और 3 क्या है, ये हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करते हैं कि 2 को तो पा लिया हमने, 2 को पाने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए हमने क्या 1 और 3 को सेक्रीफाइस किया। अब इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, आप मोमो खाना चाहते हैं, लेकिन आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ को ही खा सकते हैं। तो हर किसी का अलग चॉइस होगा। मान लीजिए मैं आइसक्रीम खाना चाहूँगी इन तीनों में से, तो जो सेकंड चीज़ मैं क्या खाना चाहूँगी, तो वो होगी मोमो खाना चाहूँगी। तो जो मैं बेस्ट सेकंड अल्टरनेटिव छोड़ रही हूँ किसे पाने के लिए, अपना फर्स्ट अल्टरनेटिव जो कि मेरे लिए आइसक्रीम है, उसे पाने के लिए, वो है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं किसी चीज़ का सेक्रीफाइस कर रही हूँ कोई चीज़ पाने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हम सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं आइसक्रीम नहीं चूज़ करती तो मैं क्या चूज़ करती, मैं मोमो चूज़ करती, लेकिन मैंने आइसक्रीम चूज़ की। मुझे आइसक्रीम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव लगा कि आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी। उसके लिए मैंने अपना सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि मोमो था, वो मैंने छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या शो करता है कि जो हमने सेक्रीफाइस किया है किसी चीज़ को पाने के लिए। अब हम यहाँ पे समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और बेहतर तरीके से। ये हो गया, हम यहाँ एक कॉलम बना देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हम गुड्स को 100/100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही गुड को, और एक गुड को हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ओके। नाउ हम यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, वीट को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमें क्लॉथ प्रोड्यूस करना था तो हमने क्या किया, हमने 10 यूनिट काट दिया, किसका, वीट का,
और हमें गेन कितना हुआ, क्लॉथ का 1 क्लॉथ हुआ। तो 10 का हमने सेक्रीफाइस किया और हमें फ़ायदा कितने का हुआ, 1 का। तो ये रेशियो के रूप में सेक्रीफाइस जो भी हम करेंगे अपॉन जो भी हमने बेनिफिट लिया है, ठीक है, ये एक हम रेशियो की तरह देखेंगे। तो दैट इज 10:1। हमने 10 वीट को फॉरगॉन किया 1 अपना क्लॉथ पाने के लिए। नाउ इन सेकेंड पॉसिबिलिटी सी में हम देखते हैं कि ये 90 से 70 चला गया और यहाँ हमें एक और क्लॉथ मिल गया। तो यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स को फॉरगॉन किया, कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, 20 और हमें क्या मिल गया, 20 के बाद हमें एक यूनिट और मिल गया। ओके, नाउ हम ई पे देखते हैं कि 70 से हम 40 पे आ गए और 2 से हमारा क्लॉथ हो गया 3। तो 70 से 40 पे हम आए तो हमने 30 यूनिट जो है अपनी सेक्रीफाइस की, किसके लिए, 1 यूनिट क्लॉथ के लिए, क्योंकि ये क्या, ये 2 से 3 हो गया, एक यूनिट ही बढ़ रहा है। और यहाँ पे तो क्या, हमने सारा का सारा ही फॉरगॉन कर दिया, किसके लिए, अपने 4 क्लॉथ को पाने के लिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताता है कि हमने कोई चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ का कितना सेक्रीफाइस किया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या शो करता है, चेंज इन सेक्रीफाइस, जो भी किया हमने यूनिट्स का, अपॉन चेंज इन जो भी हमें बेनिफिट हुआ है या यूनिट्स मिली हैं। ओके, अब जैसे हम यहीं पे एक समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर वीट और इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्लॉथ का। ओके, अब हम यही पुट ऑन करते हैं अपना शेड्यूल। ठीक है, 100 पे तो हमारा कुछ भी नहीं था। ठीक है, 100 पे हम तो 0 प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर क्या, 1 यूनिट हमें क्लॉथ पाने के लिए हमें 100 से 90 पे आना पड़ा। ठीक है, जो हमारा बी शो करता है। फिर 2 यूनिट्स क्लॉथ के पाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ा, 20 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़े। 90 से हमें 70 पे आना पड़ा, तो हमारा ये बन गया। ठीक, फिर क्या, फिर हमें 3rd यूनिट पाने के लिए क्या करना पड़ा, 70 से हमें 40 पे आना पड़ा, जिसमें क्या हमने अपनी 30 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी। तो हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पे क्या हमने किया, यहाँ पे हुआ हमारा पहले यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे हमारा हुआ -10 और इधर हमारा क्या हो गया, इधर जो है क्या बोलते हैं, हमने -10 किया तो इधर हमें मिला +1, हमें 1 यूनिट यहाँ पे मिल गई। फिर इधर हमने किया -20 तो हमें इधर कितना मिल गया, +2, मतलब 1 प्लस हुआ, फिर हमें 1 यूनिट मिल गया। फिर इधर हमने किया -30 तो हमें फिर से 1 यूनिट मिल गया और इधर हमने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया तो हमें फिर से 1 यूनिट यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, किसके लिए, एक यूनिट के लिए। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दिखाता है कि हम जो है हमने क्या सेक्रीफाइस किया है कुछ पाने के लिए। यहाँ हम एक यूनिट पाने के लिए
यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होगा उसे हम क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।